यदि किसी में सब्र है तो वो सैनिकों में, यदि किसी में सब्र है तो सैनिकों के परिवार में। भले ही उनके परिवार का कोई सदस्य शहीद हो जाए, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को फिर से फौज में भेजने को तैयार रहते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल इस घटना के भीतर भी एक शहीद की बेवा, एक शहीद की पत्नी अपील करती है कि आप शांत हो जाइए, आप चुप हो जाइए। उसको शांत कराने के लिए भेजा गया था भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैं शहीद अजय आहूजा की पत्नी हूं और आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि ये दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। तभी कहीं जाकर के पीछे से भीड़ में से एक आवाज आती है कि तुम खुद तो विधवा हो, दूसरों को भी विधवा करना चाहती हो। जब इस तरह की बातें, इस तरह की आवाज जब अधिकारियों ने सुना, इस तरह की बात वहां के मंत्रियों ने सुना, तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह देख करके, यह सुन करके कि आम लोग यदि किसी मुसीबत में आ जाएं तो वो उनको तसल्ली देने के लिए, वो उनको शांत करने के लिए परिवार रिश्तेदारों की सबसे अहम भूमिका होनी चाहिए। और परिवार रिश्तेदार सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे। उस समय सरकार को टूटना पड़ा और उसके बदले में ऐसा कदम उठाना पड़ा जिस कदम की किसी ने कोई कल्पना नहीं किया होगा। जब जब इस किस्से को लोग याद करते हैं तो अंदर से एकदम सिहरन सी पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतनी जल्दी कैसे टूट सकता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना होता है प्लेन हाईजैक की। दरअसल 24 दिसंबर 1999 की शाम 3:55 के आसपास काठमांडू से चल करके एक हवाई जहाज जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था, उसके भीतर जो कैप्टन होते हैं देवी शरण, वो सभी यात्रियों को एक आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि आपका हवाई जहाज काठमांडू से चल करके दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाला है, सभी लोग अपने अपने सीटें बांध ले। और कैप्टन कहते हैं मेरा नाम देवी शरण है, मेरे साथ को पायलट है और साथ ही कॉकपिट में जो फ्लाइट इंजीनियर होते हैं वो होते हैं अनिल चाटियाल। तो अपने सभी को जो यात्रा होने वाली थी उस यात्रा के बारे में वो शुभकामनाएं दे रहे थे। और शुभकामना देने के बाद हवाई जहाज उड़ने लगता है। 3:55 के समय हो रहा था। अभी काठमांडू नेपाल की सीमा में ही था और जैसे ही सीमा पार करता है, हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होता है, तो इसके अंदर बैठे होते हैं 187 यात्री। 187 जैसे हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करता है, हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करते ही हवाई जहाज को, उसके बाद यहाँ पर 5 ऐसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं हवाई जहाज के अंदर मौजूद। हवाई जहाज के अंदर जो लोग सफर करते हैं आजकल, पहले हवाई जहाज को इस तरीके से नहीं होते थे, अब पूरी तरीके से कहते हैं ना, एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पर पायलट बैठता है, एक को पायलट बैठता है, वहां पर किसी आम यात्री की पहुंच वहां तक नहीं होती है जब तक एक दरवाजा न खुले। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। बात 1999 की हो रही है, 24 दिसंबर 1999 की। पहले, उससे पहले कोई भी यात्री जो है आराम से पायलट तक पहुंच सकता था। तभी एक व्यक्ति पायलट के पास पहुंचता है, पायलट के पास जाने के बाद कहता है कि तुम्हारा जो प्लेन है ये हाईजैक हो चुका है, हमारे लोगों ने तुम्हारे सभी यात्रियों को अपने कब्जे में ले रखा है और इसको अब आप दिल्ली ना ले जाकर के सीधे लखनऊ के रास्ते आप लाहौर लेकर के चलिए, पाकिस्तान लेके चलिए। जैसे ही पायलट ये बात सुनता है उसको भरोसा ही नहीं होता है और तभी उनमें से एक पायलट को वो खींचता हुआ अंदर की तरफ जो लेकर के आता है यात्रियों के बीच, तो अंदर 4 और नकाबपोश आतंकवादी प्लेन के अंदर मौजूद होते, जिन्होंने हथियारों के बल पर कुछ यात्रियों को अपने कब्जे में ले रखा था। और बस जिसका मन कर रहा था, जिसको चाहे उसको थप्पड़ मार रहे थे, पीट रहे थे। अंदर से रोने की, चीखने चिल्लाने की, पीटने की और गिड़गिड़ाने की आवाजें आने लगी। पायलट समझ नहीं पाता देवी शरण की आखिरकार हो क्या रहा है। तो पायलट पूरी तरीके से तब तक बंध चुके थे, उनके कनपटी पे हथियार लगा हुआ था, तमंचे लगे हुए होते हैं। पायलट अपने सीट पे होते हैं और देवी शरण से कहते हैं कि सर, पूरा प्लेन सच में हाईजैक हो चुका है, बात बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, यात्रियों की जान खतरे में है, इसीलिए जैसा ये कहते हैं इनकी बात माननी ही होगी। तब देवी शरण ने कहा ठीक है, उनके पास कोई और रास्ता है भी नहीं, तो करते भी तो क्या करते। अब उन्होंने वहां से सीधा लाहौर की तरफ अपना प्लेन का जो है हवाई जहाज जो होता है, जिसका नाम होता है प्लेन IC-814, IC 814 IC 814 जो होता है, जो वो आप पाकिस्तान की तरफ जब उड़ाते हैं तो वो एक मैसेज देते हैं वहां से कि हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और हमको लाहौर में उतरने की अनुमति दीजिए। जब ये मैसेज जब वो अपने पाकिस्तान को जाता है तो वहाँ के जो प्रशासन को जब मिलता है तो वहाँ के प्रशासन साफ साफ इस बात से मना कर देता है, यदि तुमने इस हवाई जहाज को, इस प्लेन को हमारे इस सरजमी पे उतारने की कोशिश की तो हम तुम्हारे इस प्लेन को क्रैश कर देंगे, इसको उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद
अब करे तो क्या करे। अब यहाँ से प्लेन उड़ ही रहा था, लेकिन जहाँ उसको जाना था वहाँ जाने की उसको अनुमति नहीं थी। अब मारपीट का दौर शुरू हो जाता है। प्लेन में किसी को बार बार यात्री को पीटा जाता था, किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसको पीटना शुरू कर दिया। कई यात्री ऐसे होते हैं जिनके शरीर से अलग अलग हिस्सों से जगह जगह से खून भी निकल रहे थे, खूने निकल रहे थे। करे तो ऐसे में क्या करे। अब ऐसे में देवी शरण कहते हैं कि सर हमारी बात आप सुनिए, हमारे इसमें प्लेन में फ्यूल की मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए वहाँ जाने के लिए। यदि हवाई जहाज ऐसे ही हवा में उड़ता रहा तो फिर फ्यूल खत्म हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। लाहौर वाले इसको उतारने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान वाले चाहते ही नहीं है। आखिरकार हम करें तो करें क्या। 6:01 के आसपास यानी 3:55 में वहाँ से उड़ा था और उसके बाद ये हवाई जहाज जो है हवा में घूम ही रहा था, चल ही रहा था। 6:01 में हमारे देश की सरकार को इस खबर मिलती है कि जो प्लेन है इसको हाईजैक कर लिया गया और हाईजैक करने वालों की जो संख्या है वो करीब 5 है। क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये बात की बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि यदि इसको जाना था काठमांडू से दिल्ली, इस प्लेन को, इसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसको लेकर के जाना चाहते थे लाहौर हाईजैकर। और लाहौर के लिए ज़्यादा देर हवा में जब कोई प्लेन तैरता रहेगा तो उसकी फ्यूल जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगी, और फ्यूल की भी काफ़ी सख्त ज़रूरत थी इसको उड़ाने के लिए। अब उसको लेकर कहीं भी उतारना था, किसी भी लेवल पे फ्यूल भरवाने के लिए जब बात चल रही थी, तो ऐसे में कुछ भी करना था तो फ्यूल कहाँ से भरे, कैसे भरे। तब उनको एक रास्ता सोचता है कि अमृतसर के भीतर इसको उतार दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब अमृतसर के भीतर उतारने की कोशिश की गई और हवाई जहाज अमृतसर के एयरपोर्ट पे उतर भी जाता है। अब जो वहाँ से दिल्ली की मैसेज जाती है, दिल्ली की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी उस दौरान के प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री जसवंत सिंह, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। उन्होंने यही एक प्लान बनाया कि जितना भी डिले कर सकते हैं, जितना देर कर सकते हैं फ्यूल को भरने में अमृतसर के भीतर, उतने देर करने की आप कोशिश करना। और यहाँ जो प्लेन उतरता है 7:05 के आसपास में लैंड कर जाता है अमृतसर के एयरपोर्ट पे। और पहले से ये मैसेज दे दिया गया था कि जितना देर करना है उतना देर करने की आप कोशिश करना। और ये देर नहीं यदि माने तो आप कुछ भी करके इसको टाइम को डिले करना, ताकि टाइम कि यहाँ के जो फौज है, यहाँ के जो सैनिक है, इनको सोचने का थोड़ा वक्त मिल सके, आखिर कुछ भी प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। अब प्लेन हाईजैक हुए 100 मिनट से 2 घंटे से 3 घंटे से अधिक हो गए थे। अब यहाँ जो अमृतसर के भीतर जो प्लेन उतारा गया था वहाँ का करीब 40-45 मिनट का वक्त हो गया था। 40 मिनट तक कोई ईंधन नहीं जब मिलता है, कोई फ्यूल नहीं मिलता है, तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, जरूर कुछ ना मतलब प्लान चल रहा है। वो देवी शरण से कहते हैं, पायलट से कहते हैं कि इसको उड़ाओ। अब उड़ाने वाली बात जब आती है, क्योंकि अभी फ्यूल भरा नहीं गया था, इसको जब उड़ाने की बात आती है तब जाकर थोड़ा डिले करने की कोशिश कर रहे थे, किसी न किसी तरीके की बहानेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान में एक यात्री आता है और वो यात्री कहता है कि मुझे काफ़ी तेज़ का टॉयलेट लगा हुआ, मैं टॉयलेट करना चाहता हूँ। जब वो टॉयलेट करने वाली बात आ रही थी तो उसने आतंकवादी ने उसको रोकने की कोशिश किया। वो यात्री था रूपल कातियाल। अब उसने जब आगे टॉयलेट के पास जाता है, वहाँ जाने के बाद जैसे कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, तभी एक आतंकवादी ने चाकू निकाल करके उसके गर्दन पे चाकू रेत देता है। उसकी रूपन कतियाल की गर्दन कट जाती है, उसको और भी चाकू गोदे जाते हैं। हालांकि सब यात्री इस दृश्य को नहीं देख पाते, लेकिन एक पायलट ने जिसको इसको बचाने की कोशिश किया उसके ऊपर बहुत सारा खून पड़ जाता है। अब कहीं ना कहीं पायलट और बाकी जो ग्रुप मेंबर थे वो काफ़ी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो आतंकवादी कह रहे हैं वो वाकई सचमुच कर भी सकते हैं। अब उधर बाकी यात्रियों के साथ जो मारपीट भी शुरू हो जाती है। पूरा हवाई जहाज घबराहट के मारे से उसके अंदर जो भी लोग थे सबके सब परेशान हो जाते हैं। इधर सरकार ने जो आदेश दिया था उस आदेश के तहत एक टैंकर भेजा जाता है फ्यूल के लिए। उस टैंकर की रफ्तार उस रनवे पर कुछ इस प्रकार से की जाती है ताकि ये उड़ना भी चाहे तो उड़ ना पाए। लेकिन जब इधर लोगों को मारपीट होने लगती है, एक रूपल कातियाल के साथ काफ़ी हत्या उस कर दिया जाता है, शरीर से खून निकल रहे थे, तब देवी शरण के पास कोई रास्ता नहीं बचता हवाई जहाज को उड़ाने के सिवा। अब वो उस हवाई जहाज को उड़ाने लगते हैं। उधर उसको रोकने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसको टैंकर की रफ्तार को धीमे करने के लिए कहा था, लेकिन टैंकर की ड्राइवर की लापरवाही के तले टैंकर रुक जाता है और एक तरह से कहते हैं कि रनवे के ऊपर बिल्कुल आमने सामने वाली टक्कर की स्थिति पैदा हो जाती है। जब हवाई जहाज काफी तेजी के साथ जाता है तब देवी शरण की समझदारी के चलते आखिरकार वो प्लेन क्रैश होने से पहले बच जाता है। उड़ तो जाता है प्लेन फिर से, लेकिन वहां पर करीब करीब काफी देर तक जो है सो 7:50 पर अमृतसर के सीमा में उड़ता रहता है। अब इनके पास बहुत कम समय था, बहुत कम ईंधन बचा हुआ था। अब वो करे तो फिर करे क्या। इंडिया के भीतर तो उनको अब ऐसा लग रहा था कि यदि यहाँ उतारते तो उतारने के बाद ऐसा ना हो कि ये प्लेन ये सारे के सारे लोग जो सेना जो इंडिया के और पुलिस है, सरकार है, वो
हाईजैकर के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे। तो आतंकवादी ने कहा कि इस प्लेन को किसी भी कीमत पे लाहौर ही लेकर के जाना पड़ेगा। अब लाहौर की पाकिस्तान की सरकार से जब बार बार एक ही रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हमारे इस प्लेन को आप उतरने दीजिए, हमारे पास ईंधन कम है, यदि नहीं उतरा तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा। यहाँ भारत सरकार से अपील किया जाता है, फिर भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से अपील करती है कि वाकई सचमुच ईंधन कम है, इस प्लेन को आप लाहौर में उतरने दीजिए। कुल मिलाकर के लाहौर के भीतर प्लेन जो है उतारा जाता है। उससे पहले हालांकि उसके जो रनवे होता है उसको उसकी सारी लाइटें बंद हो जाती है, सब कुछ जो इसके टेक्निकल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ बंद कर दी जाती है ताकि उनका ध्यान भटक जाए और वहाँ से वो चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे मामले को अपने ऊपर लेना ही नहीं चाह रहा था। आखिरकार जब भारत सरकार ने अपील किया तो पाकिस्तान की सरकार को झुकना पड़ा और लाहौर के भीतर ये प्लेन उतर जाता है। लेकिन एक शर्त पे उतरता है, शर्त ये होती है कि हम केवल ईंधन भरेंगे, ईंधन भरने के बाद जो है हम इसको यहाँ से फिर से भेज देंगे, बिल्कुल किसी कीमत पे यहाँ अपने रनवे पे नहीं रखेंगे। आपका मसला, आपका झगड़ा, आप अपने हिसाब से आप इस मामले को डील कीजिए। पाकिस्तान ने साफ इस बात से मदद करने से इनकार कर दिया था। कुल मिलाकर के वहाँ पाकिस्तान में ईंधन भरा जाता है। रात के करीब 10:30 बजे का समय होता है, वक्त होता है। पाकिस्तान ने साफ साफ अनुमति दे देता है, यदि आपने हवाई जहाज यहाँ से नहीं उड़ाया तो हम इसको क्रैश कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, भले ही तुम्हारे लोग चाहे मारे जाएं, कुछ भी हो, हमें कोई इससे कुछ मतलब नहीं। अब वहाँ से वो सीधा जो है लाहौर से काबुल के लिए चलने लगता है। अब लाहौर से जब काबुल के लिए चलने लगता है तो पता चलता है कि काबुल के भीतर वो सुख सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है रात में 10:30 से 11 बजे के आसपास उस प्लेन को उतारने की। तो फिर वहाँ से वो मस्कट की ओर जाते हैं और मस्कट वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हम इस प्लेन को अपने यहाँ नहीं उतरने देंगे। ऐसे फिर वो ओमान की तरफ चलते हैं, ओमान की तरफ जाते हैं तो ओमान वाले भी साफ मना कर देते हैं, लैंडिंग के लिए बिल्कुल भी साफ ही मना कर देते हैं कि हम आपको किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद 25 दिसंबर के सुबह 3 बजे के आसपास दुबई के अल्प मेहनत जो हवाई अड्डा है वहाँ पर उनको अनुमति मिल जाती है, लेकिन अनुमति की एक शर्त होती है। अनुमति की शर्त ये होती है कि आपको कुछ यात्रियों को यहाँ उतारना पड़ेगा और इनकी शर्त ये होती है कि हमको फ्यूल चाहिए, क्योंकि फ्यूल इनका लगातार खत्म होने की कगार पे पहुँच गया था। अब कुल मिलाकर के जो दुबई के हवाई अड्डे पर ये पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद इनको कुछ खाना पीना दिया जाता है, साथ ही मिल जाता है इनको जो फ्यूल था, जो ईंधन था, वो ईंधन भी मिल जाता है। लेकिन जो शर्त थी, शर्त यही होती है कि हमें यात्री चाहिए। अब कुछ ऐसे यात्री उसमें थे जो बीमार थे, जो बुजुर्ग थे, जो औरतें महिलाएं थे, बच्चे थे, साथ ही उसमें एक व्यक्ति की जो हत्या कर दिया था उसके रूपल कातियाल की, उसकी लाश को भी वापस करना था। 27 लोगों को उतारा गया उस लाश के सहित। 27 के 27 उतारने के बाद फिर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब हमारे यहाँ इस ज़मीन पर आप किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकते, आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के फिर से वहाँ से जाना पड़ा। वहाँ हिंदुस्तान से शरद यादव उस समय मंत्री हुआ करते थे। उन यात्रियों को लेने के लिए 27 के 27 यात्रियों को लेने के लिए चले जाते हैं सीधा दुबई के हवाई अड्डे पर। इधर से वो हवाई जहाज उड़ करके पहुँच जाता है, क्योंकि दिन निकल गया था और ये हवाई जहाज फिर से उड़ करके जो हाईजैक हुआ था प्लेन IC-814 वो कंधार यानी काबुल की जो हवाई पट्टी होती है कंधार, क्योंकि उस समय में तालिबान की सरकार चली थी। तालिबान की सरकार कहा कि काबुल में नहीं उतार सकते, आपको उतारना है अगर जाकर के कंधार में उतार दीजिए। कंधार में इससे पहले पहुंचते तालिबानियों ने इस हवाई जहाज को पूरी तरीके से घेरा हुआ था चारों तरफ से। और यहाँ से अब ये पता चलता है जो बातचीत का दौर था, हिंदुस्तान की सरकार 3 लोगों को नॉमिनेट करती है, जिसके भीतर विवेक काटजू होते हैं, अजीत डोभाल होते हैं, CB शाह। इनको भेजा जाता है कि आप सीधा जाइए कंधार, और कंधार में जाने के बाद उन आतंकवादियों से आप बातचीत कीजिए कि आतंकवादी आखिरकार इन्होंने हमारा जो हवाई जहाज़ है, इन्होंने हमारे जो यात्री हैं, इनको क्यों कब्जे में लिया है, क्यों हाईजैक किया, आखिरकार उनकी मांगे क्या, उनकी डिमांड क्या है। जब उनकी मांग सुनी जाती है तो वाकई उनको सुन करके काफ़ी हैरानी होती है, ताज्जुब होता है। उन्होंने 103 आतंकवादी और साथ ही उन्होंने $30 करोड़ जो अमेरिकी डॉलर होते हैं उनकी मांग किया था इन यात्रियों के बदले। इन यात्रियों को ये बात हिंदुस्तान की सरकार सुनते हैं इन अधिकारियों के मार्फत, तो सच में ये हैरान करने वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ हिंदुस्तान की सरकार कोशिश कर रही थी इनको समझाने बुझाने की लोगों को, क्योंकि उनके घर के परिवार के लोग एक एक दिन लगातार अब बढ़ता जाता था। 27 तारीख को ये लोग कंधार पहुँच चुके थे और 28 बीतती है। इस तरीके से यहाँ की सरकार कोशिश लगातार कर रही थी कि किसी तरकीब से किसी तरह से मान मनोबल कर लिया जाए। और जो 103 आतंकवादियों को छोड़ने की जो बात कही, कहीं कहीं पे 36 बताया जाता है, तो वो उतना से घट कर हाँ 103 से घट के 36 पे आती है। और 36 पर जब बात आती है, इसी बीच में ये पता चलता है कि 36 नहीं तो ऐसा कीजिए कि और कुछ कम कर दीजिए। तो क्योंकि लगातार इसके भीतर जो आपस में कम्युनिकेशन चल रहा था सरकार के बीच, इस बीच में जो तालिबान का जो रुख था वो भारत के प्रति थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था,
कि इस ज़मीन पर कुछ भी खून खराब करने की कोशिश किया तो हम पूरे प्लेन को क्रैश कर देंगे, साथ ही हम तुम्हें यात्री भले मारे जाए लेकिन आतंकवादियों को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। तब कहीं जाकर के सहमति बनती है 3 आतंकवादियों को। 3 आतंकवादियों में नाम आता है मौलाना मसूद अजहर का, जो कि हरकतुल मुजाहिदीन का मुखिया था। 1994 में जम्मू के जेल में वो बंद था। दूसरा नाम आता है मुश्ताक का, जिसने 40 हत्याएं की हुई थी। जितनी भी हत्याएं हुई थी उसमें ज़्यादातर मरने वालों में कश्मीरी पंडित थे। और तीसरा नाम आता है अहमद उमर शहीद शेख का, जिसने भारत के भीतर 4 विदेशी नागरिकों को उनका किडनैप कर लिया था और भारत से कुछ डिमांड किया था मांग मंगवाने के लिए। उसने एक कहते हैं ना डिमांड रखा था मांग पूरी करवाने के लिए। उससे पहले उनकी सरकार ने, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया भारत के। अब उनके जो मंसूबे थे वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन जब कंधार हाईजैक होता है उसमें 3 आतंकवादियों की जो मांग होती है उनके बारे में फिर से पता चलता है कि आखिरकार ये कौन है। तो ये मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद, अहमद शहीद शेख इन तीनों के बारे में अब जहां पूरे हिंदुस्तान के भीतर अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या फिर विपक्षी नेताओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब शोर शराबा मचना शुरू होते, विपक्षी नेता इस मामले को काफ़ी तूल दे रही थी, मीडिया बहुत तूल दे रही थी। अब ऐसे कंडीशन में लोगों को शांत करना था। उधर वो लोग भूखे प्यासे हैं, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, मार अलग से पड़ रही है। उन आतंकवादी बेवजह उनको मार रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। और इधर घर वाले जो थे वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं उस समय के सरकार को कि आप हमारे रिश्तेदार को किसी भी कीमत पे वापस लेके आइए, अगर नहीं लेके आए तो बात खराब हो जाएगी। सरकार पे लगातार जब दबाव बनाया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में विदेश मंत्री से बातचीत होती है अटल बिहारी वाजपेयी की। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरीके से शांत करने की कोशिश करिए। तब विदेश मंत्री ने अपने किताब में इस बात का जिक्र किया, हवाला दिया है कि कुछ दिन पहले 1999 के भीतर जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में एक अजय आहूजा नाम के जो है एक सैनिक थे जो शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी को बुलाया गया उस भीड़ भाड़ के पास और भीड़ भाड़ वाले लोगों से उनकी पत्नी के माध्यम से कहलवाने की कोशिश की गई थी कि आप सब्र रखिए, आप धीरज रखिए, आप शांति बनाए रखिए और सरकार बेहतर से बेहतर प्रयास कर रही है, ठीक है। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति काफ़ी तेजी के चीखते चिल्लाते हुए काफ़ी तेजी के साथ कहता है कि तू खुद विधवा है, यानी उसको सभ्यता के दायरे में रह करके कुछ बात ही नहीं कर रहा था कि तू खुद विधवा है, दूसरों को विधवा करना चाहती है, इस तरह की बातें। इसलिए हिंदुस्तान से जो कुछ भी मांगते हैं उसके बदले में दे दीजिए, हमारे परिवार के लोग, हमें हमारे रिश्तेदार हर हाल में वापस चाहिए तो चाहिए। फिर ये लोग, सरकार, नेता, अधिकारी, विदेश मंत्री कहीं ना कहीं सब कोई झुकने के लिए मजबूर हो गए थे और 3 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए तब जसवंत सिंह ने कहा था कि ठीक है, आप इन 3 आतंकवादियों को मेरे साथ भेजिए, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ और इस हिसाब से जाना चाहता हूँ कि यदि मुझे वापस में नहीं आना पड़ा, यदि फैसला बदल गया तो मैं वहाँ से वापस लौट करके आ जाऊँगा, लेकिन जिंदा नहीं आऊँगा और इनको मार करके आऊँगा। इस तरह की बातें अपने किताब में उन्होंने अपना हवाला दिया था और ये चल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को शांत करना था, मीडिया को शांत करना था, विपक्षियों को शांत करना था। सरकार ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिरकार इन 3 आतंकवादियों को उनके साथ जो कितनी धनराशि भेजी गई थी, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, जो भी 20 करोड़ डॉलर जो अमेरिकी डॉलर होते हैं, उसमें कितनी रकम थी, क्या वाकई उतनी रकम हिंदुस्तान ने दिया था, नहीं दिया था, ये तो खैर इस बात की कोई खबर नहीं है, पता नहीं। लेकिन 3 आतंकवादियों को लेकर के जब जसवंत सिंह वहाँ पहुँचे थे तो ISI पाकिस्तान, यहाँ से तीनों आतंकवादियों के परिवार के लोग शामिल होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं कंधार के हवाई अड्डे पर। और वहाँ जाने के बाद जब जसवंत सिंह के सामने कंधार के भीतर तीनों आतंकवादी खड़े थे तो उनके परिवार के लोग भी खड़े थे। तीनों के परिवार के लोगों ने इस बात की तस्दीक किया, इस बात की पुख्ता किया कि जो आतंकवादी है वो उन्हीं के परिवार के हैं, जिनकी मांग की गई थी ये वही लोग हैं। इसीलिए हिंदुस्तान ने यानी इंडिया ने हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं किया और हमारे साथ जो डिमांड था, जो हमारी डिमांड को मान लिया, पूरी तरह से आश्वस्त हो गए वो लोग। तो बाकी सारे प्लेन में जितने लोग थे उनको छोड़ दे। लेकिन जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री थे वो तालिबान से एक शर्त रखा था और शर्त ये रखा था कि जब हम इन आतंकवादियों को सौंपेंगे तो हमारे जितने भी मुसाफिर हैं, जितने भी यात्री हवाई जहाज़ के भीतर हैं, उनको एक एक करके उतारा जाएगा ज़मीन पर। हम खुद देखेंगे कि सब के सब ठीक है कि नहीं, ताकि हम गिनती कर सके, काउंट कर सके। साथ ही जो आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक किया, हम उनके चेहरे भी दिखना चाहेंगे, आखिरकार वो लोग कौन है। कुल मिलाकर के बात करें जो इसकी जो तालिबान सरकार जी, तो उस समय कहा था कि दोनों शर्त हम तुम्हारे मानते हैं। लेकिन आपको जान करके काफ़ी हैरानी होगी, उन आतंकवादियों ने, उस 5 आतंकवादियों ने तालिबान के 1-2 ऑफिसर थे उसको भी अपने कब्जे में ले लिया ताकि तालिबान की सरकार ने उनके सामने कहीं ना कहीं झुकी रहे। कुल मिलाकर के बात करें तो इन सारे लोगों को जब नाम सामने आते हैं, जो इनका मुखिया चीफ था इब्राहिम अतहर,
जो भंवरपुर पाकिस्तान का रहने वाला था, दूसरा आतंकवादी था उस प्लेन को हाईजैक करने में। शाहिद अख्तर शहीद जो पाकिस्तान का रहने वाला था। सनी अहमद काजी जो कराची पाकिस्तान का रहने वाला था। मिस्त्री जहूर इब्राहिम जो कि कराची पाकिस्तान का रहने वाला था। शकील जो कि पाकिस्तान का ही रहने वाला था। पांचों के पांचों आतंकवादी की तस्दीक हो जाती है कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे, और जो छुड़ाए गए थे वो भी पाकिस्तान के आतंकवादी थे। और इससे ये पता चलता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इसमें साथ दिया था। और लाहौर में जो एक लाहौर के भीतर जो इस हवाई जहाज को जो रोकने की, उतरने की जो परमिशन नहीं दी गई थी, अनुमति जो नहीं मिली थी, उस अनुमति में कहीं ना कहीं वो अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सारे मंसूबे खुल करके सामने आ जाती है पाकिस्तान की। जब ये बात लोगों के सामने आता है तो लोग वाकई हैरान थे। जाते जाते उन सारे आतंकवादियों ने, क्योंकि तालिबान ने उन पांचों आतंकवादियों को एक मैसेज दिया हुआ था कि अगले 10 घंटे के भीतर आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, यदि आप यहाँ आसपास दिखाई दिए तो फिर हम लोगों को तुम पर गोली चलाने की मजबूर कर होना पड़ेगा। साथ ही जो आतंकवादी जा रहे थे तो विदेश मंत्री से एक बात और कह के जाते हैं, तुम्हारे लिए एक तोहफा दे के जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार तोहफा है तो क्या। तभी देवी शरण से बात करते हैं, जिसमें देवी पूछते हैं कि क्या कहा तुमने, समझ नहीं आया। तो कहा एक लाल रंग का बैग है, हो ना हो मुझे लगता है उस बैग के भीतर बम है। जब उस हवाई जहाज के हर एक हिस्से को जब टटोला गया, जांच पड़ताल किया गया, तो वाकई सचमुच उसमें एक लाल रंग का बैग था। उस लाल रंग के बैग को तालिबान के एक ऑफिसर ने उतारा, और उतारने के बाद एक काले रंग की गाड़ी आती है, उस काले रंग की गाड़ी में उसको रखा जाता है। और वो चूंकि उसके शीशे जो होते हैं वो भी काले होते हैं, गाड़ी भी काली होती है, उसके अंदर कौन बैठा हुआ था ये बात समझ में नहीं आता है। और बैग उसको लेकर के सीधा चला जाता है, और वो गाड़ियों की उनकी आंखें से ओझल हो जाती है। फिर इसके बाद अपने सारे हिंदुस्तान के यात्रियों को, मुसाफिर को लेकर के सकुशल वापस आ जाते हैं। लेकिन करीब 6 दिनों तक, करीब 31 दिसंबर 1999 को उनको रिहा किया जाता है। और इंडिया में जब वो लोग वापस आते हैं तो एक खबर छपती है कि हैप्पी न्यू ईयर, भारत में आपका स्वागत। खबर अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को एक ऐसा जख्म देना चाह रहे थे कि जैसे हवाई जहाज उड़ेगा उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन देवी शरण जो इसका पायलट होता है, उसकी सूझबूझ के चलते उनकी जो मंसूबे थे वो पूरे नहीं हो पाए, और ये घटना एक ऐसी घटना बन जाती है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। और जब जब इस घटना को याद करता है कोई, तो वाकई काफ़ी तकलीफ होती है। जहाँ परिवार, रिश्तेदार, उन सब का एक सब्र का बांध जो बना रहना चाहिए, तो उनको मदद करनी चाहिए, तो वो मदद करने के बजाय इस मामले को और ज़्यादा उग्र करने की कोशिश किया, ताकि सरकार कमज़ोर पड़ गई और सरकार ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गई। फिलहाल इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।